Good afternoon, students. Welcome in the next lecture of medicinal chemistry. In the previous lecture हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग मेटाबॉलिज्म्स. ठीक है, तो हमने फर्स्ट फैक्टर डिस्कस करा है एंजाइम इंडक्शन. एंजाइम इंडक्शन में क्या था कि एंजाइम की एक्टिविटी को हम फर्दर किसी ड्रग से इंड्यूस करवा रहे हैं. ठीक है, बाय यूजिंग द इंड्यूसर्स. तो उससे क्या हो रहा था, एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी. अब सेकेंड फैक्टर है दैट इज़ एंजाइम इनहिबिशन. मीन्स हमारा एंजाइम जो है वो एक्टिव फॉर्म में ही है. ठीक है, वो हमारा जो है फुल वर्क कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देंगे ताकि ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है इंक्रीज हो. ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन इन विच ए ड्रग डिक्रीज इन द ड्रग मेटाबॉलिज्म एबिलिटी ऑफ एन एंजाइम. मीन्स हम क्या करेंगे कि एंजाइम की जो ड्रग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी थी उसको डिक्रीज़ करेंगे. ठीक है, तो वो आ जाएगा हमारा एंजाइम इनहिबिशन. ये डायरेक्ट मेथड से भी हो सकता है एंड इनडायरेक्ट मेथड से भी हो सकता है. तो डायरेक्ट में क्या होगा, इंट्रैक्शन एट द एंजाइम साइट एंड चेंज एंजाइम एक्टिविटी. मीन्स क्या हो रहा है डायरेक्ट मेथड में कि एंजाइम की साइट पे हमारी ड्रग जो खुद ही बाइंड कर जाएगी और जिससे क्या होगा, एंजाइम की अपनी एक्टिविटी कम हो जाएगी या अल्टर कर जाएगी. इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, ड्यू टू फॉल इन रेट ऑफ एंजाइम सिंथेसिस, कि हम एंजाइम की सिंथेसिस, जैसे एंजाइम की सिंथेसिस हो रही है उस स्टेप को इनहिबिट कर देंगे ताकि हमारा फर्दर एंजाइम की फॉर्मेशन या एंजाइम जो है सिंथेसाइज ना हो सके. ठीक है, टू मेथड से कर रहे हैं. फर्स्ट मेथड है कि एंजाइम की जो बाइंडिंग साइट है वहाँ पे हमारा जो थर्ड कंपोनेंट होगा या कोई एक्स्ट्रा हम ड्रग दे रहे हैं वो खुद बाइंड करके उसके एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर देगी. सेकेंड इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि हम एंजाइम की जो सिंथेसिस वाला प्रोसीजर है, जो पाथवे है उसका, उसी को हम इनहिबिट करवा देंगे ताकि हमारा एंजाइम जो है सिंथेसाइज ना हो सके. ठीक है, तो जिसकी वजह से कि ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये हम कैसे करवा सकते हैं, ड्यू टू या तो एंजाइम को ग्रो करने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की ज़रूरत होगी उसकी सिंथेसिस के लिए, तो हम न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी करवा देंगे, या हार्मोनल इम्बैलेंस. ठीक है, जिससे क्या होगा, इम्बैलेंस हो जाएगा हार्मोनल, तो हमारा जो उसका जो फिजियोलॉजिकली वर्क है वो क्या कर जाएगा, अल्टर हो जाएगा. ठीक है, तो टू मेथड से हम एंजाइम की इनहिबिशन करवा सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है टर्फेनाइड्रीन. टर्फेनाइड्रीन जो है इसका एक्टिव एंटीहिस्टामिक मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन होती है बाय यूजिंग दी साइटोक्रोम एंजाइम्स. उनके सब फैमिली के जो एंजाइम्स है, साइटोक्रोम 3A4 एंजाइम जो है वो क्या करता है, उसको एक्टिव एंटीहिस्टामिन मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन कर देता है. बट अगर हम सेम केस क्या करेंगे, उसकी एरिथ्रोमाइसिन कीटोकोनाजोल, उसकी एक्स्ट्रा में हम ये वाली ड्रग देंगे तो वो क्या करेगा, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा. इनिशियली क्या होगा, हमारे पास जो टर्फेनाइड्रीन है उसके ऊपर ये एंजाइम एक्ट करेगा और वो इसका मेटाबोलाइट्स फॉर्म कर देगा, और मेटाबोलाइट जब बन जाएंगे तो वो क्या ईजिली हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी. ठीक है, मीन्स उसका क्या होगा, वो फास्टली हमारी बॉडी से एक्सक्रीट कर रही है. तो हमने क्या करवाना है, उसका एक्सक्रीशन को कम करवाना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सक्रीशन होगी किसी ड्रग की हमारी बॉडी से, उतनी ज़्यादा क्या होगा, उसका रिटेनिंग टाइम जो हमारी बॉडी में वो कम है. मतलब वो हम जैसे हमने ऑरली ली, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई और मेटाबोलाइज हुई और ईजिली उस हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होगी. ठीक है, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो कम टाइम के लिए रही. जितना कम एक्सक्रीशन होगी, जितनी कम एक्सक्रीशन होगी हमारी बॉडी से ड्रग की, उतनी ज़्यादा ड्रग कहाँ रहेगी, हमारी बॉडी में. ठीक है, तो हमने क्या, फॉर एग्जांपल हमें टर्फेनाइड्रीन का क्या है, रिटेंशन टाइम जो है उसको इंक्रीज़ करवाना है ताकि वो हमारी बॉडी में ज़्यादा टाइम के लिए रहे. ठीक है, तो हमने क्या करा, उसका एक और कॉम्बिनेशन में ड्रग दे दी, दैट इज़ एरिथ्रोमाइसिन कीटोकोनाजोल दे दी. एरिथ्रोमाइसिन या कीटोकोनाजोल, ये दो ड्रग्स इन में से कोई भी हमने ड्रग दी तो वो क्या करेगी, इस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो उसके एक्टिव मेटाबोलाइट्स फॉर्म हो रहे हैं वो स्लो फॉर्म्ड होंगे या नहीं फॉर्म्ड होंगे. ठीक है, तो हमारी बॉडी में क्या, वो ड्रग ज़्यादा टाइम के लिए रहेगी. ठीक है, नेक्स्ट इज when the activity or synthesis of enzyme level are decreased is known as enzyme inhibition. ठीक है, तो आपसे 1 मार्क्स पे क्वेश्चन आता है ये कि जब भी सिंथेसिस जो होगी एंजाइम की या एक्टिविटी वो डिक्रीज़ हो रही है तो वो एंजाइम इनहिबिशन होगी या एंजाइम इंडक्शन होगी. तो वो क्या होगा, जब एक्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो मीन्स एंजाइम इनहिबिशन. देन एंजाइम इनहिबिशन कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजन्स. एंजाइम इनहिबिशन के कुछ और रीजन्स भी है, लाइक ग्रेप फ्रूट एंड द पॉसिबिलिटी अदर फूड कैन इनहिबिट द ड्रग मेटाबॉलिज्म.
ठीक है, और वो क्या कर देंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे, जिसकी ऑटोमेटिकली हमारे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ड्रग्स के एग्जांपल से कुछ जो हमारी क्या ड्रग एंजाइम इनहिबिशन में हेल्प करती है। amiodarone caspiperides drugs and result they increase the AUC। AUC is the area under curve। ठीक है, एरिया अंडर कर्व में क्या होगा, हमारे पास प्लॉट जो है फॉर्म्ड होता है कि हमारी ड्रग कितने कंसंट्रेशन में प्लाज्मा में प्रेजेंट है, कितने टाइम में। ठीक है, तो प्लाज्मा में कितनी कंसंट्रेशन जो हमारी ड्रग की प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम की कंपैरिजन हम उसको ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसमें चेक करेंगे कि मैक्सिमम कितने अमाउंट जो हमारा ड्रग में कितने टाइम में पहुंच रहा है। ठीक है, तो इन सब ड्रग की वजह से क्या हो रहा है, एरिया अंडर कर्व जो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि उसका एलिमिनेशन क्या हुई, डिक्रीज़ कर दी हमने, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में उसका रिटेंशन टाइम जो वो इंक्रीज़ हो जाएगा ड्रग का। ठीक है, तो ये आ गया एंजाइम इनहिबिशन। नेक्स्ट है स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में आएगा कि स्टीरियो केमिस्ट्री हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है, उसमें क्या था कि हमारी ड्रग डिफरेंट फॉर्म में होती है। हमने स्टीरियो केमिस्ट्री जो पढ़ी तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि वो ड्रग जो है डेक्सोरोटेटरी नेचर की होती है, लीवर रोटेटरी होती है, DLR सिस्टम पढ़ा, RS सिस्टम पढ़ा, सिस ट्रांस पढ़ा। तो जो भी उसकी जो रेसिमिक मिक्सचर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, मिक्सचर आ गया दोनों, जिसमें क्या होगा, सिस फॉर्म भी होगी, ट्रांसफॉर्म भी होगी। तो अब उन मिक्सचर की अपनी एक एक्टिविटी है। ठीक है, दोनों एंशियोमर्स की अपनी अपनी एक्टिविटी है। ठीक है, तो उसी के हम एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन सी क्या होगा कि जो किसी ड्रग की सिस फॉर्म जो वो मोर पोटेंट होगी, किसी की ट्रांसफॉर्म ज़्यादा पोटेंट होगी, कोई वाटर सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगी। तो इस टाइप की जो है वो भी हमारी फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म में आता है। तो स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स में हम देखते हैं मैनी ड्रग्स सच एज वारफ्रीन हमारा एंटीकोगुलेंट है। देन प्रोपेनोलोल हमारी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। देन आइबुप्रोफेन एनाल्जेसिक है। हेक्सोबार्बिटोल एक्सेट्रा, ये जितनी भी टाइप की ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, जैसे हम इनको ड्रग जो है ये क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो ये रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्मेशन करती है। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर जिसमें क्या होगा, 2 एनेंशियोमर्स फॉर्म्ड होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, हम बोल सकते हैं उसमें सिस भी फॉर्म होगा, ट्रांस भी फॉर्म होगा, DL सिस्टम भी होगा। ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर होगा, 2 एनेंशियोमर्स का। ठीक है, बट ये क्या बोल रहा है कि दोनों एनेंशियोमर्स का क्या होगा, अपनी एक डिफरेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। दोनों एनेंशियोमर्स की सेम एक्टिविटी नहीं होगी, दोनों की क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, सेम होगी तो उनकी कंसंट्रेशन जो उनकी पावर है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, जो उनकी पोटेंसी है उन दोनों एनेंशियोमर की वो डिफरेंट होंगी, बट वो एग्जैक्ट कि 50% एक्टिव है हमारी पॉजिटिव वाली, 50% जो है नेगेटिव वाली, इस टाइप से नहीं होगी, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा ही होगा। ठीक है, यूजली वन एनेंशियोमर इज़ मोर एक्टिव देन अदर। ठीक है, दोनों में से क्या होगा, एक जो होगा वो मोर एक्टिव होगा, एक जो होगा लेस एक्टिव नेचर का होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास एग्जांपल है वारफ्रीन का। जो वारफ्रीन है उसकी एस एनेंशियोमर ऑफ वारफ्रीन इज़ 5 टाइम मोर पोटेंट देन दी आर एनेंशियोमर ऑफ वारफ्रीन। जो एस फॉर्म्ड है वारफ्रीन की वो ज़्यादा पोटेंट है 5 टाइम देन आर फॉर्म। ठीक है, अब आर फॉर्म में क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे इसका जो एरोमेटिक रिंग है ये क्या है, हम इन फ्रंट ऑफ टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, यहाँ पे क्या है उसको रिप्रेजेंट करा है डार्क बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे क्या इसको अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर, क्योंकि इसको रिप्रेजेंट करा है हमने डैश वाले बॉन्ड्स के साथ। ठीक है, और इसकी क्या होगी, ये हमारे जो ब्लड में इसकी पोटेंसी ज़्यादा होगी, हमारी बॉडी में ज़्यादा पोटेंट नेचर की होगी एस फॉर्म, और जो आर फॉर्म है वो लेस नेचर की है। ठीक है, तो एस फॉर्म इज़ मोर पोटेंट देन आर फॉर्म ऑफ वारफ्रीन, और वारफ्रीन हम यूज़ करते हैं एज ए एंटीकोगुलेंट। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास प्रोपेनोलोल। जो प्रोपेनोलोल है वो हमने यूज़ करते हैं एज ए एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, हमारी बीपी को कम करने के लिए प्रोपेनोलोल यूज़ करते हैं। इसका भी क्या है, हमने पढ़ा अभी कि ये भी रेसिमिक मिक्सचर की फॉर्म में, मीन इसके 2 एनेंशियोमर्स होंगे। तो जो इसका एनेंशियोमर है पॉजिटिव, दैट इज मीन्स कि जो उसका आर फॉर्म है प्रोपेनोलोल की इज़ लेस एक्टिव देन दी एस प्रोपेनोलोल, एंड दे आर ड्यू टू क्या होता है कि इसकी जो मेटाबॉलिज्म है वो रैपिडली हो जाता है। ठीक है, जो आर फॉर्म है दैट इज़ लेस एक्टिव देन एस फॉर्म से। ठीक है, तो मेन एस फॉर्म जो है प्रोपेनोलोल की वो भी क्या है, मोर पोटेंट नेचर की है।
ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, आर फॉर्म की जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत फास्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होती है उसकी एक्टिविटी भी कम हो जाती है। और एस फॉर्म की जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा डिले एक्शन है उसका, ठीक है, थोड़ी बिल्कुल फास्टली नहीं होता, स्लो है उसका मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से उसकी जो एक्टिविटी है वो भी हाई है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास हेक्सोबार्बिटल्स की, ठीक है। हेक्सोबार्बिटल्स में भी हम क्या करेंगे, एल्काइलिक हाइड्रोक्सिलेशन जब होगी हेक्सोबार्बिटल की, देन इट फॉर्म्ड आर एंड एस एनेंशियोमर्स, ठीक है। हमने क्या करा, हाइड्रोक्सिलेशन करी एल्काइल की, जो उसके ऊपर एल्काइल ग्रुप्स हैं लाइक जो भी CH3 ग्रुप है उनके ऊपर क्या होगी हमारी हाइड्रोक्सिलेशन, मीन OH ग्रुप को ऐड करवाएंगे हम, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 2 रेसमिक एनेंशियोमर्स की फॉर्मेशन करेगा। फिर दोनों जब फॉर्म होंगे तो दोनों का हमें पता ही है कि दोनों में से जो है एक मोर एक्टिव होगा, एक लेस एक्टिव होगा। तो जो इसका आर एनेंशियोमर फॉर्म है दैट इज़ मोर एक्टिव देन एस। इसमें क्या है, आर जो है, जो इसकी जो हाइड्रोक्सिलेशन जो आर वाले केस में ज़्यादा रैपिडली फॉर्म्ड होगी एज कंपैरिजन टू एस, ठीक है। अब हाइड्रोक्सिलेशन उसमें क्या होगा, यहाँ पे CH3 पे ईजिली जो है OH ग्रुप जो आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो क्या होगा, हमारी बॉडी से फास्टली जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ ग्लूटाथीमीन। ग्लूटाथीमीन जो है वो हमारे जो उसका मेटाबॉलिज्म देख चेक करा गया है डॉग्स में, ठीक है, डॉग्स की स्पीसीज़ में। तो ग्लूटाथीमीन जब मेटाबोलाइज हुई डॉग्स में तो उसमें क्या हुआ कि उसके 2 फॉर्म्स जो है वो फॉर्म्ड हुई। अगर हम उसका जो हमारा पॉजिटिव डेक्सोरोटेटरी एनेंशियोमर फॉर्म्ड हुआ तब उसमें क्या हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन। एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन मीन जो उसकी बेसिक एरोमेटिक रिंग है वहाँ पे OH ग्रुप की एडिशन हुई इस पोजीशन पे, ठीक है। जब उसका नेगेटिव एनेंशियोमर बना तो वहाँ पे हुई डी एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन, मीन एरोमेटिक रिंग के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है वो अटैच्ड नहीं हुआ। तो उसका कहाँ हुआ, अल्काइल ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप की चेन है वहाँ पे उसका हाइड्रोक्सी OH ग्रुप जो है वो ऐड हुआ, ठीक है। तो दोनों एनेंशियोमर ने क्या करा, जैसे उसका रेसमिक मिक्सचर फॉर्म्ड हुआ, डिफरेंट स्ट्रक्चर, जब उनके ऊपर क्या हुआ, डिफरेंट जो रिएक्शन जो है वो फॉर्म्ड हुई, ठीक है। पॉजिटिव एनेंशियोमर के केस में वहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन हुई। देन नेगेटिव एनेंशियोमर जब फॉर्म्ड हुआ तो उसमें क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन हुई एट कार्बन नंबर 2 के ऊपर, हाइड्रोक्सिलेशन होगी वहाँ पे, ठीक है। और कहाँ पे हुई, एल्काइल ग्रुप्स के ऊपर, ठीक है, इस पोजीशन पे। और यहाँ पे एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन में क्या हुआ था, ये एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH ग्रुप आया था और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप्स के ऊपर OH हुआ, ठीक है। तो जब हमने क्या करवानी थी, ग्लूटाथियोन जब मेटाबॉलिज्म हुआ तो वो अंडर हमने रिएक्शंस पढ़ी थी मेटाबॉलिज्म में, तो वो उसमें क्या हुआ, हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन हुई। जब हाइड्रोक्सिलेशन हुई तो यहाँ पे क्या हुई, जो पॉजिटिव एनेंशियोमर था उसने एरोमेटिक हाइड्रोक्सिलेशन शो करी और जो नेगेटिव एनेंशियोमर था उसने एल्काइल हाइड्रोक्सिलेशन शो करी, ठीक है। देन नेक्स्ट इज दी फिनोबार्बिटॉन। फिनोबार्बिटॉन का एग्जांपल है, ये फिनोबार्बिटॉन का स्ट्रक्चर है। उसने भी क्या करा, हमें ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म हमें रेसिनिक मिक्सचर जो फॉर्म्ड करा, ठीक है, S एंड R का। जो इसकी S फॉर्म थी दैट इज़ मोर पोटेंट देन दी R फॉर्म। जो रेसिनिक मिक्सचर में हमारे पास जब हम स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस देख रहे हैं उसमें क्या था कि जो मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, तो फिनोटॉइन का भी वही सेम एनेंशियोमर्स फॉर्म्ड हो रहे हैं, एक जो है वो मेजर फॉर्म्ड होगा, एक जो है वो माइनर फॉर्म होगा, ठीक है। तो मेजर जो है वो ज़्यादा पोटेंट होगा क्योंकि वो मेजर उसकी जो कंसनट्रेशन है वो भी ज़्यादा है और जो माइनर है उसकी कंसनट्रेशन कम होगा। तो जो उसकी S फॉर्म है फिनोटॉइन की दैट इज़ वो फॉर्म्ड करेगी 90%। तो हम बोलेंगे कि वो क्या है, मेजर कंसनट्रेशन मीन्स मेजर प्रोडक्ट फॉर्म कर रही है। और जो R रेसिमिक मिक्सचर R एनेंशियोमर जो है फिनोटॉइन का वो हमें फॉर्म्ड हो रहा है सिर्फ 10%। तो हम बोलेंगे वो क्या होगी, लेस एक्टिव नेचर की होगी, लेस पोटेंट होगी। तो ये आगे एग्जांपल ऑफ स्टीरियो एस्पेक्ट्स के। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज़ ड्रग मेटाबोलाइज्ड एंड एज। मतलब एज क्या हमारी ड्रग मेटाबॉलिज्म के पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एज भी क्या होती है, जो यंगर होंगे उनमें क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा क्योंकि उनके सारे ऑर्गन्स क्या होंगे, डेवलप होंगे।
बट जो न्यू बॉर्न बेबी होता है तो उसके जो ऑर्गन्स होते हैं वो अनडेवलप्ड होते हैं या अंडर डेवलप्ड होते हैं, क्योंकि वो ऑर्गन्स तो हैं बट वो फुली डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो उसमें क्या होगा, वो ड्रग को मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पे क्या हो, इन इन्फेंट्स एंड न्यूनेट्स जो ऑर्गन्स होंगे वो अंडर डेवलप्ड होंगे या डेफिशिएंट ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, डेफिशिएंट ऑक्सीडेटिव नहीं होगी, वहाँ पे प्रॉपर ऑक्सीडेशन नहीं होगी हमारे ड्रग्स की, कंजुगेशंस फॉर्म नहीं होगी। तो उस इस सब की वजह से क्या होगा, जो मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी है ऑर्गन की वो क्या होगी, रिड्यूस होगी इन किस में, न्यू बॉर्न बेबीज़ में। अब यहाँ पे एक डायग्राम में देखिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है हेक्सोबार्बिटॉल का। हेक्सोबार्बिटॉल इन जो एडल्ट माउस होता है वो क्या करता है, सफिशेंट मेटाबोलाइज करके उसकी जो स्लीपिंग 5 मिनट, लेस देन 5 मिनट स्लीप होती है उसकी। ठीक, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है, हमने क्या करा, हेक्सोबार्बिटॉल दिया, उसने क्या करना था, स्लीप इंड्यूस करवानी थी, तो उसका क्या हुआ, सक्सेसफुली मतलब प्रॉपर मेटाबॉलिज्म हुआ उसका। देन हमने क्या, उसकी जो मेटाबॉलिज्म करके हमारी उसकी जो ये हेक्सोबार्बिटल है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी। तो उसकी वजह से क्या हुआ, सिर्फ 5 मिनट, लेस देन 5 मिनट्स की स्लीप जो वो इंड्यूस हुई इन एडल्ट माउस में। बट इन द न्यू बॉर्न माउस में हमने क्या करा, हेक्सोबार्बिटल दे दिया 10 mg पर kg के अकॉर्डिंग उसकी डोजिंग कर दी। तो उसमें क्या, उसका मेटाबॉलिज्म जो था वो स्लो था, उसकी वजह से क्योंकि उसमें स्लीप इंड्यूस होगी, स्लीप होगी मोर देन 6 आवर्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, एक हेल्दी एडल्ट माउस था और यहाँ पे एक न्यू बॉर्न माउस है। ठीक है, तो हेल्दी वाले में क्या हुआ कि लेस देन 5 मिनट की स्लीप हुई उसको, और यहाँ पे जो न्यू बॉर्न था उसमें मेटाबॉलिज्म स्लो था, जिसकी वजह से उसकी स्लीप कितने टाइम तक इंड्यूस होगी, 6 आवर्स के लिए। ठीक है, और वो भी किसकी वजह से हुई, क्योंकि उसका जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, ऑर्गन्स जो है वो अंडर डेवलप्ड थे। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, उसके वहाँ पे हमारे ऑर्गन्स ने जो है उसका मेटाबॉलिज्म जो है प्रॉपर नहीं करा, जिसकी वजह से ड्रग जो है हमारी बॉडी में रिटेन रही, और रिटेन रही तो उसका एक्शन भी जो था वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, द एबिलिटी टू कैरी आउट मेटाबॉलिक रिएक्शन इंक्रीज आफ्टर बर्थ एंड अप्रोचेज अडल्ट लेवल इन अबाउट 1-2 मंथ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि जो इन्फेंट्स होते हैं, द एबिलिटी ऑफ इन्फेंट्स टू कंजुगेट क्लोरमफेनिकोल विद ग्लूक्रोनिक एसिड अपीयर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अकमुलेशन ऑफ टॉक्सिक लेवल ऑफ दिस ड्रग। क्या बोल रहा है, क्लोरमफेनिकोल हमारे पास एक ड्रग है, ठीक है, वो क्या कर रही है, कंजुगेट बना रही है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ। ठीक है, और ये मोस्टली ये कंजुगेट बनाती है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ। बट इन इन्फेंट्स में क्या होता है, जो न्यू बेबीज़ हैं, न्यू बॉर्न बेबी हैं, उनके पास जो होती है कंजुगेट बनाने की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि कंजुगेट्स कब बनेंगे, जब मेटाबॉलिज्म वाला फेजेज आएंगे। फेज़ 1 फेज़ 2 हमने डिस्कस करा है, वहाँ पे ही कंजुगेट्स बने थे। फेज़ 2 में मीन्स वहाँ पे क्या होगा, उसका जो लीवर है वो अंडर डेवलप्ड है। ठीक है, अभी प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या होगा, फेज़ 1 फेज़ 2 मैकेनिज्म तो आएगा ही नहीं, वो पाथवेज ही फॉलो नहीं होंगे, मीन्स मेटाबॉलिज्म नहीं होगा प्रॉपर। तो क्या हुआ, इन्फेंट्स में क्या होगी, इनएबिलिटी आ गई कि वो उसके लिए कंजुगेट्स नहीं बना सकते हैं क्लोरमफेनिकोल का। तो उस केस में क्या होगा, ड्रग जो है उसकी लीवर में वहीं एकमुलेट होती रही, उसकी बॉडी में एकमुलेट होती रही। एकमुलेट होने के बाद उसने क्या करा, टॉक्सिसिटी कॉज कर दी ह्यूमन बेबीज में। तो जब वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, वो लीड कर देती है ग्रे बेबी सिंड्रोम्स। ग्रे बेबी सिंड्रोम में उसको क्या आ जाएगा, उसकी बॉडी पे रशेज आ जाएंगे, वॉमिटिंग, डायरिया, उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग आ जाएगी, हार्ट बीट फास्ट हो जाएगी। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं उस बेबीज़ में देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से, क्या उसमें क्या हो रहा है, क्लोरमफेनिकोल ड्रग अगर हम बेबी को दे रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, उसके प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। इसकी वजह से क्लोरमफेनिकोल का ये ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है ये साइड इफ़ेक्ट बन गया। ग्रे बेबी सिंड्रोम किसकी वजह से, क्लोरमफेनिकोल की वजह से। क्लोरमफेनिकोल का काम क्या था, ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ कंजुगेट करके मेटाबोलाइज करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना। बट न्यू बॉर्न बेबीज़ में क्या था, अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स थे, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हुआ, उन्होंने शो कर दिया ग्रे बेबी सिंड्रोम्स। ठीक है, किसकी वजह से, ड्यू टू दी टॉक्सिसिटी ऑफ क्लोरमफेनिकोल। ठीक है, यही रीज़न होता है कि जो हमारे न्यू बेबीज़ होते हैं उनमें मोस्टली हम देखते हैं कि उनको क्या हो रहा है, उनकी बॉडी में जिसको जॉन्डिस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है। वो जॉन्डिस किसकी वजह से होता है, क्योंकि उनकी जो लीवर है वो जो उसको ड्रग्स या इंजेक्शंस मिल रहे हैं उनको प्रॉपर मेटाबोलाइज नहीं कर रहा है। वो मेटाबोलाइज नहीं करेगा तो क्या होगा, वो हमारे लीवर में एकमुलेट होता रहेगा, फिर इन दी फॉर्म ऑफ जॉन्डिस वो हमें शो होगा।
ठीक है। वो टॉक्सिसिटी जो फिर किसी और डिजीज़ का नाम ले लेगी, जैसे यहाँ पे ग्रे बेबी सिंड्रोम आ गई क्लोरमफेनिकोल से, ठीक है। तो नियोनेटल हाइपर बिलीरुबिन, जो हाइपर बिलीरुबिन क्या होता है जॉन्डिस में, हाइपर बिलीरुबिन इंक्रीज कर जाएगा, रिजल्ट फ्रॉम द न्यू बॉर्न बेबी टू ग्लूक्रोनिक बिलीरुबिन। तो ये सारे केसेस जो है न्यू बॉर्न्स में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। यहाँ पे एग्जांपल डायग्राम में देखिए कि जो इन ह्यूमन में क्या होता है कि ऑक्सीडेटिव और कंजुगेटिव कैपेबिलिटी होती है एज़ कंपैरिजन टू न्यू बॉर्न। ह्यूमन जो एडल्ट वाला है उसमें ज़्यादा होगी। तो अडल्ट को जब हम क्लोरमफेनिकोल देते हैं वो ईजिली मेटाबोलाइज करता है और अपनी एक्टिविटी शो करके, मतलब विदाउट टॉक्सिसिटी एक्टिविटी शो करके हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। बट क्लोरमफेनिकोल डोज हमने नियोनेटल या इन्फेंट्स को दी तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ईजिली मेटाबोलाइज नहीं होगी, क्योंकि कंजुगेशन ज़रूरी है क्लोरमफेनिकोल के लिए। और जो न्यू बॉर्न बेबीज़ का जो लीवर होगा वहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ड्रग हमारी उस बेबी की बॉडी में कम्युलेट होती रहेगी और वो हमें उस बेबी को क्या कॉज कर देगी, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट फैक्टर नंबर 5 इज स्पीसीज एंड स्ट्रेन डिफरेंसेस। अब डिफरेंट स्पीसीज़ होती हैं या स्ट्रेन्स होती हैं, तो उन सब में भी क्या है, हमारा जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं डिफरेंट स्पीसीज सच हैज़, किसके बीच में, ह्यूमन आ गया, डॉग, रैबिट, पिग, कैट्स, बर्ड, इन सब स्पीसीज़ में हम देखें तो सबका मेटाबॉलिज्म पाथवे जो वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट होगा, तो मेटाबॉलिज्म डोज भी डिफरेंट होगी और उसको अफेक्ट करेगी हमारे मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे द कंजुगेशन विद अमाइनो एसिड डिफर बिटवीन स्पीसीज एज वेल। जो कंजुगेशन होती है अमाइनो एसिड्स के साथ वो भी डिफ़र करती है डिफरेंट, मतलब स्पीसीज़ के बेसिस पे, कि डिफरेंट स्पीसीज़ है तो उसमें कंजुगेशन भी डिफरेंट टाइप की होगी। फॉर एग्जांपल ग्लाइसिन कंजुगेट इज़ मोस्ट कॉमन इन एनिमल्स, कि जो ग्लाइसिन के साथ कंजुगेशन है मोस्ट कॉमनली देखी जाती है एनिमल्स में। जैसे हमने ह्यूमन में भी पढ़ा कि क्लोरमफेनिकोल ड्रग जो है ग्लूक्रोनिक एसिड के साथ ही बाइंड करेगी, ठीक है। और वो भी कहाँ पे, एडल्ट वाले में तो ईजिली बाइंड करेगी, और अगर वो बेबीज़ हैं, इन्फेंट्स हैं, तो उनमें वो बाइंड नहीं कर पाती है, ठीक है। एंड यहाँ पे सेम एग्जांपल है बर्ड्स के केस में, नॉर्मली यूज़ ऑरेनिटीडीन अमाइनो एसिड फॉर कंजुगेशन। तो यहाँ पे भी चेंजेस है, एनिमल्स के केस में क्या यूज़ कर रहे हो, ग्लाइसिन, और वर्ड्स के केस में यूज़ कर रहे हैं ऑरेनिथीन अमाइनो एसिड फॉर द कंजुगेशन के लिए। कंजुगेशन के कहाँ हमने पढ़ी थी, फेज़ 2 रिएक्शंस में, वहाँ पे क्या होगा, हमारी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होगी कम्प्लीटली। देन स्ट्रेन डिफरेंसेस इन माइस एंड रैबिट हैव बीन नोटेड मेनली ड्यू टू जेनेटिक वेरिएशन, दे अफेक्ट द अमाउंट ऑफ मेटाबोलाइज एंजाइम। अब बात कर रहे हैं माइस एंड रैबिट में भी, उनमें भी क्या हो रही है कि स्ट्रेन जो उनके डिफरेंस है, डिफरेंट दोनों का ड्यू टू जेनेटिकली वेरिएशंस, वो भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं मेटाबॉलिज्म एंजाइम को। अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखते हैं इसको। हमारे पास एम्फेटामिन ड्रग है, CNS स्टिमुलेंट, वो क्या करेगी, ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन जब इसकी होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी फिनाइल लैक्टेनोन में, ठीक है। और देन फिनाइल लैक्टेनोन कन्वर्ट हो जाएगा फर्दर बेंजोइक एसिड में। और ये कहाँ, कौन से पांच किसकी स्पीसीज़ में होगी, मैन में, मीन्स इन ह्यूमन बीइंग में, रैबिट में एंड ग्विनिया पिग में। जब इन स्पीसीज़ में हम एम्फेटामिन को देंगे तो हमारी बॉडी में क्या होगी, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन, ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन ऐड होगी, डीएमिनेशन मीन NH2 ग्रुप जो वहाँ से रिमूव होगा। जब हमने रिएक्शन वाला पोर्शन पढ़ा है तो वहाँ हमने ये सारी रिएक्शन डिस्कस करी थी, एक्स ऑक्सीडेशन, एन डीअमाइनेशन, ओ डीमाइनेशन, तो वो आ गई ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, मतलब जो ऑक्सीजन के साथ NH2 ग्रुप अटैच्ड है वो क्या होगा, वहाँ से NH2 जो ब्रेक हो जाएगा, लीव कर जाएगा, ठीक है, और ऑक्सीजन उसकी जगह पे ऐड हो जाएगी। तो सेम यहाँ पे एम्फेटामिन डी ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेज हुई तो NH2 ग्रुप जो है यहाँ का ये रिमूव हो गया और यहाँ पे इसकी जगह पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड O आ गया, ठीक है। देन फिनाइल लैक्टोन जो वो फर्दर कन्वर्ट होगा बेंजोइक एसिड में, ठीक है, इन केस ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग, रैबिट एंड ग्विनिया पिग। बट इन केस ऑफ रैट में वो क्या करेगा, एम्फेटामिन जो है उसमें एरोमेटिक डिहाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन कोज होगी, ठीक है, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म
तो वो कन्वर्ट कर देगी पैरा हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन को, ठीक है। तो इन डिफरेंट स्पीसीज़ में डिफरेंट काइंड का प्रोडक्ट बन रहा है। तो सेम यहाँ पे ये रैट के केस में हमारे पास पैरा हाइड्रोक्सी एम्फेटामिन फॉर्म हो रहा है, एंड इन मैन, रैबिट एंड ग्विनिया पिग में हमें बेंजोइक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। कहाँ से? एम्फेटामिन। ड्रग तो हमने सेम दी, बट उसका जो मेटाबॉलिज्म जब हुआ तो उसमें जो रिएक्शंस कॉज हुई तो वो डिफरेंट तरह की हुई। वो रिएक्शन जो डिपेंड करेंगी कि कौन सी स्पीसीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो स्पीसीज़ के बेसिस पे हमारी रिएक्शन हुई और ड्रग जो वो फर्दर डिफरेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती गई, ठीक है। तो ये बताना चाह रहा है कि हमारे जो स्पीसीज़ या स्ट्रेन है वो भी डिपेंड करती हैं ड्रग के मेटाबॉलिज्म के ऊपर, कि कौन सा स्ट्रेन हम यूज़ करें तो उसका मेटाबॉलिज्म पाथवे जो वो डिफरेंट होगा या डिफरेंट काइंड का प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। नेक्स्ट आता है सेक्स डिफरेंसेस। अब ये भी सेक्स डिफरेंसेस भी क्या करती हैं? हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, रैबिट एंड माइस डू नॉट शो सिग्निफिकेंट सेक्स डिफरेंस इन ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। जो रैबिट और माइस है वो मोस्टली जो है डिफरेंसेस शो नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो है हमारे पास प्रोडक्ट जो है ऑलमोस्ट सेम ही फॉर्म्ड होता है, या पोटेंसी जो वो सेम फॉर्म होती है। बट मोस्टली कहाँ देखने को मिलती है? इन ह्यूमन फ्यू रिपोर्ट्स ऑफ सेक्स डिफरेंसेस हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड, क्योंकि ह्यूमन के केस में मोस्टली देखने को मिलती है कि एग्जाम्पल है यहाँ पे निकोटीन एंड एस्प्रिन का। तो ये दोनों ड्रग्स जो है ये फास्टली रैपिडली वो मेटाबोलाइज होती है इन मेल्स हैज़ कंपैरिजन टू फीमेल। क्योंकि इसका क्या रीज़न है? क्योंकि मेल में क्या होता है कि मेल के केस में क्या होता है कि वो ज़्यादा वर्कआउट करते हैं या फिर वो क्या होते हैं स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है हमारे जो, जैसे हमने पढ़ा था एंजाइम इंड्यूसर में, स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग भी एक एंजाइम इंड्यूसर है। तो वो क्या करेगा? एंजाइम की एक्टिविटी को, जो एंजाइम की अवेलेबिलिटी है ड्रग मेटाबोलाइज करने की, उसको एनहांस कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? ड्रग जो फास्टली रैपिडली जो है मेटाबोलाइज हो जाएगी। ये रीज़न है कि मेल में जो है कुछ ड्रग्स जो है वो फास्टली मेटाबोलाइज होती हैं एज कंपैरिजन टू फीमेल, ठीक है। नेक्स्ट इज़ दी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म। जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होगा कि कुछ जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं जो हमारे ड्रग के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर रहे हों। जेनेटिक डिफरेंसेस इन द नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ एंजाइम आइसोफॉर्म, और मोस्टली कब फॉर्म्ड होते हैं? जब जो हमारा एंजाइम जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसके जो फर्दर उसकी जो सब फॉर्म्स हैं, सब फैमिलीज़ के एंजाइम्स होंगे, उनके नेचर उनमें डिफरेंसेस आ जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे साइटोक्रोम 450 है, उसकी सब फैमिलीज़ हमने बहुत सारी पढ़ी है। साइटोक्रोम 1 2 3 तक वो एग्जिस्ट करता है। हमने अभी पढ़ा है साइटोक्रोम 4A1 या 1A3, इस टाइप की मतलब बहुत सारी सब फैमिलीज़ है जो आप फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे, तो वो उसकी क्या सब फैमिलीज़ जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और इसके जो फर्दर 2 फिनोटाइप्स जो है ये फॉर्म करता है। फर्स्ट आता है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म एंड पुअर मेटाबॉलिज्म। एक्सटेंसिव में आ जाएगा कि हमारा जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो नॉर्मल वे में चल रहा है, ठीक है। जितना हमारी बॉडी को चाहिए कि उस ड्रग को इतना मेटाबोलाइज होना है, वो नॉर्मल वे में स्मूथली प्रोसेस हो रही है उसकी। और पुअर मेटाबॉलिज्म मीन्स कि वो ड्रग जो वो पुअरली मेटाबोलाइज हो रही है, उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है हमारी बॉडी में, वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सारी हमारी एंजाइम्स के ऊपर, और एंजाइम्स भी डिपेंड करते हैं हमारे जेनेटिक डिफरेंसेस के ऊपर। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल है हमारे पास पुअर मेटाबोलाइजर है, जो पुअर मेटाबोलाइज ड्रग्स हैं, दे आर नॉर्मली एसोसिएटेड विथ हाई रिस्क ऑफ सीरियस साइड इफेक्ट। अब पुअर मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म स्लो होगा या पुअर होगा तो क्या हो, हमारी बॉडी में वो ड्रग जो है अकमुलेट होती रहेगी, ठीक है। जैसे वो अकमुलेट होती रहेगी तो फर्दर वो हमें क्या करेगी? इन फ्यूचर वो हमें टॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। तो टॉक्सिसिटी हमें किसकी फॉर्म में मिलेगी? किसी और डिजीज़ की, कुछ और ड्रग डिजीज़ जो वो कॉज कर देगी, या फिर हमारे ऑर्गन्स को फेल कर देगी। जैसे पीसीएम हमारी बॉडी में अगर उसका पुअर मेटाबॉलिज्म हुआ तो हमारी बॉडी में क्या होगी? अकमुलेट होती रहेगी, तो बाद में क्या करेगी? हमारे लीवर को डैमेज कर देगी, हिपैटोटॉक्सिसिटी कॉज कर देगी। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि इतनी पीसीएम खा ली है कि हमारा जो लीवर है वही फेल हो गया, उसकी वर्किंग जो है वो स्टॉप हो गई, ठीक है। तो ये सारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? इनिशियली हमने ड्रग ली, उसका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं था तो हमारी बॉडी में अकमुलेट होती रही, अकमुलेशन की वजह से टॉक्सिसिटी हो गई, और इन फ्यूचर उसने क्या कर दिया? उस ऑर्गन को ही फेल कर दिया, ठीक है।
तो मैनी पेशेंट स्टेट दे हैव डू नॉट रिस्पॉन्ड टू कोडीन। यहाँ पे कोडीन का एग्जांपल है कि कुछ पेशेंट ऐसे उन पेशेंट्स में देखने को मिला कि कोडीन जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करती है, या कोडीन या उसके फर्दर हमने कोडीन का कोई एनालॉग भी यूज़ कर लें तब भी वो रिस्पॉन्स नहीं करती है, ड्यू टू ओ डीमिथाइलेशन ऑफ कोडीन टू फॉर्म मॉर्फिन। क्योंकि जैसे ही वो पेशेंट क्या करता है, कोडीन लेता है, तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म वो कोडीन जो कन्वर्ट हो जाती है बाय द एंजाइम डीमिथाइलेशन प्रोसेस से, वो मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है बाय यूजिंग दी साइटोक्रोम 2D6 एंजाइम्स। ठीक है, तो क्या हो रहा है, कोडीन, यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास कोडीन का ये स्ट्रक्चर है कोडीन, उसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीमिथाइलेशन हो रही है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, और एंजाइम एक्ट कर रहा है साइटोक्रोम 2D6, और वो क्या कर रहा है, उसको कोडीन को हैज़ इट इज़ कोडीन में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, जैसे ही वो उसका ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म कोडीन को वो फर्दर मॉर्फिन में कन्वर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कोडीन की एक्टिविटी जो है हमें नहीं मिल पा रही है। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ वहाँ पे, कोडीन जो है मॉर्फिन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, कौन सा एंजाइम एक्ट कर रहा है, और साइटोक्रोम 2D6 एंजाइम, ये सब किसकी वजह से, क्योंकि ड्यू टू दी एंजाइम की वजह से। और एंजाइम जो हमारी बॉडी में या उसके सब फैमिलीज जो हमारी बॉडी में जो ऑलरेडी प्रेजेंट है, वो क्या कर देंगे, उस ड्रग की एक्टिविटी को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है जो हमारी क्या बॉडी को या ड्रग के मेटाबॉलिज्म को हमारी बॉडी में अफेक्ट करता है। ठीक है, तो आज हमने सारे फैक्टर्स कर लिए हैं। अगर इन फैक्टर्स में किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरे से फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, एक बार आप खुद इनको स्टडी करना, बहुत इजी है। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप मेरे से फिर से पूछ लेना। ठीक है, तो हमने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए हैं। एंजाइम, इंडक्शन, इनहिबिशन, स्टीरियो एस्पेक्ट्स में हमने विद एग्जांपल पढ़ा है, क्योंकि आपको वहाँ पे बाई मेंशन सिलेबस में बाई नेम मेंशन करा हुआ है, देन उसके एग्जांपल विद स्ट्रक्चर आपको पढ़ने हैं। अदर फैक्टर एज हो गया, जेनेटिक फैक्टर, स्ट्रेन फैक्टर। ठीक है, तो वो सारे फैक्टर्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी भी फैक्टर में या किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट यूनिट भी यहाँ पे कंप्लीट है। अगर फर्स्ट यूनिट में किसी को कुछ डाउट है तो आप मेरे से पूछ लो, कमेंट्स में पूछ लो, या फिर आप मेरे को जिस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है वहाँ पे स्लाइड नंबर डाल के भी आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।